क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। देश कोरोना से लड़ रहा है। सटीक आंकड़े से इस लड़ाई को मजबूती मिलती है, लेकिन मथुरा में कोरोना की फर्जी सैंपलिंग की खबर इन सभी कोशिशों पर पानी फेरती दिख रही है। दरअसल मथुरा का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें एक डॉक्टर टारगेट पूरा करने के लिए खुद का सैंपल जांच के लिए भिजवाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो भी एक दो नहीं, बल्कि 1 दर्जन। ये सभी सैंपल अलग अलग नाम से जांच के लिए भेजे गए। वीडियो की पुष्टि दूसरे डॉक्टर भी कर रहे हैं। यह वीडियो मथुरा के स्वर्गीय डोरीलाल अग्रवाल अस्पताल का है। कोरोना सैंपल में लगे यहां के एक डॉक्टर राजकुमार सारस्वत इस वीडियो में यह बोलते नजर आ रहे हैं कि सैंपल कम पड़ गए हैं, इसलिए अपना सैंपल भेज रहा हूं। वीडियो में एक दूसरे स्वास्थ्यकर्मी की आवाज भी आ रही है, जो इसे गलत बताते हुए उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां काम कर रहे दूसरे डॉक्टरों का आरोप है कि जिले में एसएचसी प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र राणा टेस्टिंग में लगे हुए डॉक्टरों पर दबाव बनाकर फर्जी सैंपलिंग का काम करवाते हैं, और ऐसा नहीं करने पर सेवा समाप्त कर देने की धमकी दी जाती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने फिर से श्रुति मोदी और जया साहा को समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। श्रुति मोदी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर थी, जबकि जया साहा टैलेंट मैनेजर रही हैं। ईडी ने रिया चक्रवर्ती फोन से जो ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट रिट्रीव कराया था, उसमें जया साहा और रिया के बीच एक बातचीत है, जिसमें श्रुति मोदी का भी जिक्र है। ड्रग्स चैट के आधार पर ही एनसीबी अभी तक रिया चक्रवर्ती समेत 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जया साहा और श्रुति मोदी से इससे पहले ईडी और सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। सुनील सिंह है हमारे संवाददाता इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, यह पूछताछ कितने बजे से होगी, और दूसरा, क्या कुछ जानना चाहती है एनसीबी इन दोनों से? देखिए शारिक, ये पूछताछ हो रही है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का जो गेस्ट हाउस है, वहाँ पर पूछताछ होनी है। ये समंदर किनारे है ये गेस्ट हाउस। अभी इंतजार हो रहा है, अभी तक जया शाह या फिर श्रुति मोदी दोनों में से कोई एक भी नहीं आया है। ये पता चला है कि बताया गया है कि अपनी कोरोना जो रिपोर्ट है वो साथ में लेकर आएँ, और अभी जस्ट खबर आई है कि जया शाह कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुँचने वाली है। एक बार आ जाएंगी, फिर उनसे पूछताछ शुरू होगी। दरअसल पूरा जो मामला है खुला है रिया चक्रवर्ती के फ़ोन से जो रिट्राइव हुआ था ड्रग्स से जुड़ा चैट, उसमें जया शाह के साथ रिया की बातचीत है ड्रग्स के संबंध में, और साथ ही उसमें श्रुति मोदी का भी जिक्र है। तो उसी संदर्भ में ये पूछताछ हो रही है कि आखिर क्या ऐसा मामला था, कौन से ड्रग्स का मामला था, और जिस व्यक्ति को 4 से 5 बूथ दिए जाने की बात हो रही थी, वो शख्स कौन है, किसके बारे में बात हो रही थी। इन्हीं सब बातों को लेकर पूछताछ कर रही है। और बड़ी बात यह है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 15/20 यानी कि जो ईडी ने चैट रिट्राइव करके जो पत्र एनसीबी को दिया था, उसके बाद जो मामला दर्ज किया गया था सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस से जुड़ा हुआ, उसमें पहली बार ये समन किया गया है, पूछताछ हुई। हालांकि पिछले हफ्ते भी पूछताछ बुलाया गया था, लेकिन तब एसआईटी का जो एक सदस्य है उसको कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, इसलिए पूछताछ रद्द करनी पड़ी थी। लेकिन अब फिर से तलब किया गया है दोनों को, और दोनों से यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। शुक्रिया सुनील। जैसे ही पूछताछ शुरू होती है और कुछ निकल कर आता है तो हम आपके पास वापस लौटेंगे। चीन के लिए जासूसी का मामले में आरोपी पत्रकार आपको राजीव शर्मा और चीन की एक महिला किंग शी के अलावा नेपाल के नागरिक शेर सिंह को 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया। राजीव शर्मा के पास से रक्षा से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज बरामद हुए थे। राजीव शर्मा के मोबाइल लैपटॉप को भी जब्त कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि उसने रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर पूछा है कि जो दस्तावेज बरामद हुए उसका कस्टोडियन कौन है। राजीव शर्मा ने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, जिस पर सुनवाई टल गई है। अब 28 तारीख को बेल पर सुनवाई होगी। राजीव, कुछ कहना चाहते हो? मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, कहा जाता है कि जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। राजीव शर्मा के तार कहां तक, किस हद तक, किन किन तक थे, अब इसकी जांच की जाएगी, उन तक पहुंचने की कोशिश होगी। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने आज राजीव शर्मा और जो नेपाली नागरिक हैं शेर सिंह, इसके अलावा जो चीनी महिला है किंग शी, इन तीनों को कोर्ट में पेश किया। और कोर्ट में पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस ने सभी की 8 दिन की पुलिस रिमांड मांगी, लेकिन बाद में कोर्ट में सुनवाई के बाद इन सभी को, तीनों आरोपियों को
7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये कहा कि राजीव के पास रक्षा से जुड़े, डिफेंस से जुड़े बेहद ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं और रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा गया है जिसमें ये पूछा गया है कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट का कस्टोडियन कौन है, यानी रक्षा मंत्रालय में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स किसके पास होते हैं, और अगर ये जानकारी मिल जाएगी तो मालूम चलेगा कि आखिर ये डॉक्यूमेंट्स लीक कहां से हुए, क्या उसने खुद लीक किए हैं या फिर ये डॉक्यूमेंट्स किसी और जरिए से लीक किए गए हैं। तो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये कहा कि अभी रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। साथ में ये कहा कि राजीव के मोबाइल और लैपटॉप से काफी ज्यादा डेटा मिला है, उस डेटा से राजीव शर्मा को कन्फ्रंट करवाना है, यानी कि उसके बारे में पूछताछ करनी है। और इस तरह की दलीलें कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने रखी। उसके बाद दिल्ली पुलिस राजीव शर्मा को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं राजीव शर्मा के वकील ने यह कहा कि जो राजीव शर्मा हैं उनके पास जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सारे आरोप फर्जी हैं। राजीव शर्मा अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन पर एक किताब लिख रहे थे जिसका ड्राफ्ट जो बुक है वो घर में रखी हुई थी, जिसको दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया है। शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। राजस्थान के अलवर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अपने पास के गांव से अपने भतीजे के साथ मोटरसाइकिल पर लौट रही 45 साल की महिला के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने महिला के साथ उसके भतीजे को छेड़छाड़ करने के लिए मजबूर किया और फिर उसका वीडियो भी बना लिया। मुंह खोलने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। महिला ने इस पूरी वारदात की जानकारी पति को दी। महिला ने 6 लोगों के खिलाफ 17 सितंबर को नामजद शिकायत दर्ज करवाई है। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। हर्षा कुमारी सिंह हैं हमारी संवाददाता, हमारे साथ सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। हर्षा, जिन 6 लोगों को नामजद किया गया है, क्या ये उस महिला के जानने वाले थे या फिर कोई और? देखिए, ये जो लोग थे ये वहाँ के आसपास के थे, क्योंकि जो पूरी जो घटनाक्रम है उसमें वो हरियाणा जा रही थी अपने भाई के यहाँ पर कुछ काम से, फिर वापस घर लौट रही थी। तो उसने नामजद इसलिए किया है क्योंकि वो जान पहचान मतलब एक तरह से वो पहचानती थी, इसलिए उन्होंने उनका नाम लेकर उनके खिलाफ एक FIR दर्ज करी है। और इसमें बताना चाहेंगे कि ये पहली ऐसी घटना नहीं है। पिछले साल मई में जो एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुआ था इस घटना को लेकर, इसी टाइम में मई में पिछले साल एक ऐसी ही घटना हुई थी जब एक पति पत्नी मोबाइक पे जा रहे थे और फिर उनको रास्ते में रोका गया था और इसी तरह की घटनाक्रम हुआ था। साथ में वीडियो बनाना, ये वीडियो इसलिए बनाए जाते हैं, इस केस में तो बहुत ही घिनौना अपराध हुआ था। उन्होंने उसके भांजे को मजबूर किया था कि महिला के साथ संबंध बनाने की कोशिश करे और उसका वीडियो उन्होंने अपलोड किया था, ये सोच के कि अगर हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे तो शर्म के कारण ये जो है वो पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने सारी बात अपने पति को बताई और 17 तारीख को कंप्लेंट हुई है। अब 3 लोग इसमें पकड़े गए हैं, बाकी भी पकड़े जा रहे हैं और इसमें बताया जा रहा है पुलिस के पास ठोस सबूत है, उनको पकड़ लेंगे, वीडियो भी है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि इनमें कुछ माइनर्स भी इन्वॉल्व हैं और दूसरी बात यह है कि जो मैं आपको बताना चाहूंगी शारिक, कि अलवर जो एक एरिया है काफी क्राइम प्रोन है, इसलिए जब पिछले साल ये रेप की घटना हुई थी तब गहलोत सरकार ने डिसीजन लिया था कि इसमें 2 SP रहेंगे। इसको अलवर को स्प्लिट करके डिस्ट्रिक्ट को 2 डिस्ट्रिक्ट, एक तरह से डिस्ट्रिक्ट नहीं लेकिन क्राइम के हिसाब से 2 डिस्ट्रिक्ट बना दिए थे। शारिक, शुक्रिया हर्षा। तो अब पुलिस की कोशिश है बाकी उन 3 आरोपियों तक पहुंचने की जिसने इस गैंगरेप को अंजाम दिया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों के ऐसे गैंग में से एक को गिरफ्तार किया है सभी को, और पर्दाफाश हुआ है जो जापानी पार्क में पुलिस अफसर बनकर पार्क में बैठे प्रेमी जोड़ों से वसूली किया करते थे। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। डीसीपी रोहिणी PK मिश्रा के मुताबिक प्रशांत विहार थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि रोहिणी के जापानी पार्क में ऐसे लोग घूम रहे हैं जो पार्क में आने जाने वाले जोड़ों से वसूली करते हैं। इसी कड़ी में एक शख्स ने सूचना दी और 4 लोग CID ऑफिसर बनकर उसे धमका रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को पकड़ा और पूछताछ की, जिसमें उन्होंने खुद को हरियाणा पुलिस का ऑफिसर बताया। लेकिन जब सभी की ID कार्ड चेक की गई तो सभी फर्जी निकले। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पहले के कई मामलों की भी जांच कर रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां से गिरफ्तार हुए सोने के स्मगलर बाप बेटे।
गाजियाबाद के कोऑपरेटिव बैंक के 37,000 खाता धारकों का करीब 100 करोड़ रुपए डूबने की आशंका है। गाजियाबाद के महामेधा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 100 करोड़ के घोटाले के मामले में 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बैंक से जुड़े अधिकारियों पर गबन, घोटाला, धोखाधड़ी, फर्जी लोन, फर्जी वाउचर और सदस्यों की बिना सहमति के उनका एफडी तोड़कर रकम कब्जाने का आरोप है। 2017 में आरबीआई को शिकायत मिली थी कि बैंक अपने चहेतों को बड़े पैमाने पर फर्जी लोन दे रहा है। इसके बाद 24 लोगों पर मामला दर्ज किया गया, लेकिन गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा के हजारों लोगों की मेहनत की कमाई डूब गई। आरबीआई ने 11 अगस्त 2017 को बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। फिर गबन के दोषियों से धनराशि वसूलने का निर्देश भी दिया गया। तो आपको बता दें कि जो अब खाता धारक हैं वो दर दर भटकने को मजबूर हैं और अब जो आरोपी हैं उनसे उस धन की रिकवरी की बात हो रही है जो उन्होंने इस कोऑपरेटिव बैंक से किया है। रविश रंजन शुक्ला हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। रविश, सीधा सा एक छोटा सा सवाल है कि 2017 में ही लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब यह है कि पिछले 3 साल से जो खाता धारक हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए, या कोई राहत मिली इस बीच? जी बिल्कुल शारिक, 3 साल से जो है वो आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है और 3 साल के बाद में अब जाके उनके ऊपर में मामला दर्ज हुआ है। ये मामला भी तब दर्ज हुआ है जब 37,000 जो खाताधारी हैं उन्होंने लगातार पीएमओ से लेकर और उत्तर प्रदेश के सरकार तक को शिकायत की है। अब 3 साल के बाद जाके जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है उन 24 लोगों के खिलाफ में जिन्होंने बैंक के उच्च पद पर रहते हुए लोगों के पैसों के साथ में धोखाधड़ी की है और अपने चहेतों को करोड़ों रुपए का लोन बांट दिया। अब इसमें अभी हमारी तमाम सारे जो खाता धारक हैं उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि 3 साल के बाद दर दर ठोकरें खाने के बाद में अब बैंक ने पिछले 3 महीने पहले से 1 लाख रुपए के अंदर तक का लोगों को भुगतान किया है। अभी एक शख्स हैं उनका इस बैंक में तकरीबन 15 लाख रुपए फंसे हुए हैं और उनको सिर्फ 3 साल धक्का खाने के एवज में 1 लाख रुपए का अभी तक केवल भुगतान हो पाया है। अब आप सोचिए कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, आर्थिक मंदी के हालात चल रहे हैं, लोगों के काम धंधे छूट रहे हैं और लोगों ने इस महामेधा बैंक में अपनी जो जमा पूंजी है वो इसलिए रखी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस पैसे से अपना खर्चा चलाएंगे। अब एक तो कोरोना महामारी का संकट और दूसरा उनका पैसे डूबने की आशंका, दोनों मिला के 37,000 लोग जो है वो सड़कों पर हैं और बैंक के सामने आए दिन धरने प्रदर्शन करते हैं। शुक्रिया रविश, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 3 साल का वक्त गुजर गया और जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई इस बैंक में रखी उन तक राहत अब तक नहीं पहुंची। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पिता पुत्र हैं। हैंडीक्राफ्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी में छिपाकर लाए जा रहे सोने को कस्टम विभाग ने पकड़ा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 1 किलो सोने को सिलेंडर नुमा पाइप के अंदर छिपाया गया था, जिसे निकालने में 6 घंटे का वक्त लग गया। दोनों आरोपी दुबई से भारत आए थे और दिल्ली में एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान पकड़े गए। बरामद किए गए सोने की कीमत करीब 55 लाख है। पूछताछ में आरोपियों ने यह बात मानी कि वो कई बार सोने की तस्करी कर चुके हैं। ड्रग्स की तस्करी के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सीनियर आईआरएस ऑफिसर के बेटे को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। इस शख्स ने पार्सल के जरिए अमेरिका से 2.7 किलो गांजा मंगवाया था। गांजे को एक एयर कंप्रेसर के अंदर छिपा कर रखा गया था। गांजा मंगाने के आरोप में गिरफ्तार सी गिडवानी का नाम का यह शख्स एक सीनियर आईआरएस ऑफिसर का बेटा है, जिसने पूछताछ में बताया वो अक्सर अमेरिका से पार्सल के जरिए ड्रग्स मंगवाता था। वो इसका खुद भी उपयोग करता था और अपने दोस्तों को भी सप्लाई करता है। साथ ही उसने बताया कि वो इंस्टाग्राम के जरिए अमेरिका के ड्रग्स सप्लायर के संपर्क में आया और बिटकॉइन के जरिए उसे पेमेंट करता था। साथ ही वो दिल्ली और बेंगलुरु के कुछ ड्रग्स सप्लायर से ड्रग्स मंगवाता था। और अब वक्त है न्यूज रैप का। मध्य प्रदेश के इंदौर में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से लाखों रुपए की चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने एटीएम तोड़कर 12 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निकाली थी। स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर एटीएम में पैसा डालने वाली कंपनी के 2 पूर्व कर्मचारियों पर शक हुआ। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल लिया। आरोपियों के पास से लूट की पूरी रकम बरामद कर ली गई है। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने कई दिनों तक पूरे इलाके की रेकी की।
राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यह फैक्ट्री लंबे वक्त से अवैध हथियार बनाकर सप्लाई कर रहा था। सूचना मिलने पर छापा मारा गया तो उस वक्त जनक सिंह हथियार बना रहा था। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं रहा और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यहां से 2 राइफल और 5 कट्टे के अलावा 3 अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के कई उपकरण जब्त किए गए। जनक सिंह अपने घर के बगल में मौजूद झोपड़ी में एक कारखाना चला रहा था। आगे की जांच जारी। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में एक स्विफ्ट कार में शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान पोस्टल असिस्टेंट 50 साल के मनीष तनेजा के तौर पर हुई। बताया जा रहा है कि उसने खुद को देसी कट्टे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। डीसीपी शाहदरा के मुताबिक कार से ही वो कट्टा बरामद कर लिया गया जिससे मनीष ने खुद को गोली मारी थी। मृतक के जिस्म पर और किसी तरह की चोट के निशान नहीं है। कार से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से स्पेनिश फोटोग्राफर जेवियर गलियान के कैमरे के महंगे लेंस और ट्राइपॉड चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चोरी का आरोप उनके यहां घर का काम करने वाली महिला की बेटी और उसके दोस्त पर है। फोटोग्राफर ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था कि वो जब बाहर घूमने गए थे उसी दौरान उनके घर से महंगे लेंस चोरी हुए थे। उन्होंने चाबी घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका को दिया था। पुलिस ने इस मामले में जांच की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही।